ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी पिस्तौल अनिका की ओर पॉइंट की, सारे के सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर अलर्ट हो गए। वो जानते थे कि कमरे में किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो सकती थी। डिसिल्वा से बचने के लिए किसी भी तरह की खतरनाक चाल चल सकते थे। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं इस लड़की को अभी इसी वक्त क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हुए होने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इस वक्त मेरे जुर्म से ज़्यादा बड़ा गुनाह इस लड़की का है। मैंने कैलाश अधिकारी जैसे गैंगस्टर के पैसे खाए हैं या नहीं, इस बात से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर यह लड़की जो इतनी खतरनाक इंटरनेशनल गैंग का एक हिस्सा है, उसने हमारी ही डिपार्टमेंट के साथ रहकर इतने खतरनाक ड्रग को हमारी लेबोरेटरी में हमारी आंखों के नीचे धूल झोंक कर तैयार किया है। इस लड़की ने जो खतरनाक ड्रग रिटायर ऑफिसर तारक मजुमदार पर इस्तेमाल किया है, वो ड्रग हमारे देश की और दुनिया की आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने खड़े होते हुए कहा, इस वक्त हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि तुम्हारा जुर्म साबित कर दिया जाए। तुमने बड़े साहब की जान लेने की कोशिश की है। तुम पर खून का इल्जाम साबित हो चुका है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अपनी जगह से आगे बढ़ते, डिसिल्वा ने अपनी गन दिखाते हुए कहा, अपनी जगह पर रुक जाओ ना इंस्पेक्टर, वरना मजबूरन मुझे एक गुनाहगार को बचाने के जुर्म में तुम पर गोली चलानी होगी। डिसिल्वा जान चुके थे कि अब उनके काले कारनामों से पर्दा उठ चुका था। कैलाश के भेजे हुए पैसे डिसिल्वा ने खुद रख लिए थे, यह बात सबके सामने साबित हो चुकी थी, मगर वह किसी भी तरह इस पूरी बात को एक अलग एंगल देकर घुमाना चाहते थे। दरअसल डिसिल्वा कैलाश की गिरफ्तारी के बाद ही काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे थे। वह जानते थे कि जिस दिन कैलाश और बड़े साहब का आमना सामना होगा, उनके राज से पर्दा उठ जाएगा। इसलिए कैलाश की मदद करके डिसिल्वा ने ही अपने स्पेशल डिपार्टमेंट की जेल से भागने में मदद की थी। डिसिल्वा को लगा था कि कैलाश अपने आदमी के साथ देश छोड़कर भाग जाएगा और उनके राज से पर्दा नहीं उठेगा, मगर वो अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो चुके थे। वह किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी अटेंड करना चाहते थे। श्रेया की शादी के वक्त ही डिसिल्वा ने अपने शार्प शूटर से कहकर कैलाश को मारने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त अनिका ने कैलाश को मारने से बचाया था। इसलिए अनिका भी डिसिल्वा की आंखों में तीर की तरह चुभने लगी थी। इसके बाद कैलाश को अपने रास्ते से हटाने का एक ही रास्ता रह गया था उनके पास, और वह चाहते थे कि वह एक ही निशाने से दो शिकार करें। उनकी जिंदगी के सबसे गहरे राज के दो राजदार थे, कैलाश अधिकारी और बड़े साहब, यानी कि रिटायर ऑफिसर तारक मजुमदार। उन दोनों को आमने सामने लाकर डिसिल्वा ने तारक पर गोली चला दी और सारा इल्जाम कैलाश के ऊपर डाल दिया, जिसके बाद उन्हें अपना सपना पूरा होते हुए नजर आने लगा था। तारक जी की मौत के बाद कैलाश के स्पेशल एजेंट होने का सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता और उनकी मौत का इल्जाम भी बड़ी ही आसानी से कैलाश के ऊपर डाला जा सकता था। उसको फांसी की सजा हो जाती और तारक के मरने के बाद डिसिल्वा के काले कारनामों पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाता। मगर अचानक ही अनिका ने बड़े साहब की जान बचाकर डिसिल्वा को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अनिका की और बंदूक को पॉइंट करते हुए डिसिल्वा ने अपने साथी ऑफिसरों से कहा, यह लड़की बेहद खतरनाक लड़की है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस लड़की की माँ भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली हुई थी। इतना खतरनाक पावर ड्रग इस तरह खुलेआम बिना किसी परमिशन इस्तेमाल करके इस लड़की ने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि इस पूरी दुनिया की इंसानी कौम को खतरे में डाला है। जरा सोचो, मरे हुए आदमी को जो ड्रग जिंदा कर सकता है, वह अगर खुलेआम लोग इस्तेमाल करने लगे तो क्या तबाही मचा सकता है इस दुनिया में। इन लोगों के गुनाह के सामने मेरा गुनाह तो कुछ नहीं। आप लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हो, इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका उन्हीं लोगों के साथ मिलकर इस ड्रग को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी अब्बास ने डिसिल्वा से कहा, इसका मतलब साफ है कि आप अपना गुनाह कबूल करते हो।
आप ही ने कैलाश के भेजे हुए पैसों का गलत इस्तेमाल किया है और आप ही ने तारक सर की जान ली है। इस बात पर हंसते हुए डिसिल्वा ने कहा, मैंने बड़े साहब की जान नहीं ली है, बस कोशिश की है। तुम्हारे ही इस्तेमाल किए गए पावर ड्रग के कारण उनकी जान बच गई है, तो अब मेरे ऊपर जान लेने का कोई केस नहीं बनता। सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, जिसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ ही ऑफिसर से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मिला है हम सबको ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाकर? जब इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका जैसे लोग देश के दुश्मनों से मिलकर हमारे ही साथ रहकर हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तो हम भी कुछ पैसे क्यों न कमा लें? क्या मिला रिटायर्ड ऑफिसर को इतने साल ईमानदारी से नौकरी करके? क्या मिला है तुम सबको? मैं पैसे कमाना जानता था और मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके पैसे कमाए, मगर हाँ, इस तरह के खतरनाक ड्रग को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की असली जिम्मेदारी है ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे खतरनाक ड्रग का प्रोडक्शन करने से रोकना। अगर ऐसे खतरनाक ड्रग आम इंसान तक पहुँचे तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने सड़कों पर घूमते रहेंगे। बहुत जल्द यह पूरी दुनिया एक मौत के अखाड़े में बदल जाएगी। अगर इस वक्त इस कमरे में कोई सबसे खतरनाक मुजरिम है तो वह है यह लड़की अनिका। मैंने सिर्फ कुछ पैसों का निजी इस्तेमाल किया है, जिसके बदले मुझे कुछ सालों की सज़ा मिल सकती है, मगर इस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए यह आप ही लोग को तय करना है। तभी अचानक व्हीलचेयर पर बैठे तारक की हंसी लोगों के कानों पर पड़ने लगी। उनकी हंसी सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग काफ़ी हैरान हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो इंसान सांस लेने में भी थकान महसूस कर रहा था, वह इतनी जोर जोर से कैसे हंस रहा था। तभी डिसिल्वा ने तारक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, यह ड्रग कितना खतरनाक है। अभी कुछ ही देर पहले जो इंसान ठीक से बोल नहीं पा रहा था, अब देखो कैसे शैतानों की तरह हंस रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यह ड्रग इंसान को शैतान बना देता है और इस लड़की ने हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में रहते हुए यह ड्रग बनाया है। हमें जल्दी से कोई एक्शन लेना होगा। उनकी बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर हैरान होकर व्हील चेयर पर बैठे बड़े साहब यानी कि तारक मजुमदार को देखने लगे। अभी अचानक तारक ने अपने गर्दन के आसपास लगा प्लास्टर हटाया। धीरे धीरे वह अपनी व्हील चेयर से खड़े होने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और अपने गले से एक मास्क ऊपर की ओर खींचने लगे। लोग यह देखकर हैरान हो गए कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वह स्पेशल डिपार्टमेंट के आईटी ऑफिसर दर्शन का था। इतनी देर से दर्शन व्हील चेयर पर बड़े साहब के चेहरे का मास्क लगाकर बैठा हुआ था। अब्बास के दर्शन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डिसिल्वा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपके दिल की हर्षद पूरी तरह नहीं हो सकेगी। आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। पहली बार तो अनिका ने किसी तरह बड़े साहब को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था, मगर आपके दूसरे हमले ने उन्हें बड़े ही साहब की जान ले ली। आप एक खूनी हैं और एक स्पेशल डिपार्टमेंट के रिटायर ऑफिसर की जान लेने की जुर्म में आपको सजा मिलेगी। यह तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। दर्शन काफ़ी देर से अपनी गर्दन के आसपास लगा प्लास्टर लगाकर बड़े साहब का गेटअप लेकर बैठा था। उसके सर पर भी पट्टियां लगी थी। दर्शन की कदकाठी काफ़ी हद तक तारक सर से मिलती जुलती थी, इसलिए इतनी पट्टियों के बीच यह पहचान पाना मुश्किल था कि व्हील चेयर पर बैठे हुए इंसान सचमुच तारक मजुमदार थे या नहीं। कॉस्मेटिक सर्जन की मदद से अनिका ने ठीक उनके चेहरे का एक मास्क बनवाया था, जिसे लगाने के बाद डिसिल्वा को जाल में फंसाना काफ़ी आसान हो गया था। उन्होंने सभी के सामने यह कन्फर्म कर लिया था कि उन्होंने तारक मजुमदार की जान ली थी और कैलाश उनके ही डिपार्टमेंट का एक अंडर कवर ऑफिसर था। आवाज़ का मकसद पूरा हो चुका था। व्हील चेयर के पास खड़े मेहुल की आंखों में फिर से एक बार नमी आ गई। खुद मेहुल भी इस बात को देखकर हैरान था कि उसके पापा, जिन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, वह अचानक मौत के मुंह से वापस कैसे आ गए थे। मगर अब्बास और अनिका की चाल के बारे में सुनकर
मेहुल को फिर से अपने पापा की मौत का दुख रुलाने लगा था। वो यह बात भी अच्छी तरह समझ चुका था कि डिसिल्वा के मुंह से सच उगलवाने के लिए अब्बास और अनिका के पास और कोई चारा नहीं था। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे लोग इस वक्त काफी हैरान थे। इससे पहले कि वह लोग डिसिल्वा को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते, उसने अपनी गन ऑफिसरों को दिखाते हुए कहा, तुम लोग सब बेवकूफ हो। इस अनिका और अब्बास की बातों में आकर तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। तुम लोग चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा है मैंने। कैलाश ने मुझे जो पैसे भेजे हैं उसमें से मैं तुम सबको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हूँ। इस मामले को यहीं पर दबा देते हैं, मगर अब्बास और अनिका जैसे खतरनाक लोगों को अगर छोड़ दिया तो यह हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा होगा। चलो मैं मानता हूँ कि तारक सर का खून मैंने किया था, मगर इस वक्त यह पावर ड्रग की है जो यह लड़की अनिका खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। तुम लोग जानते हो कि उसने उसका इस्तेमाल अपने भाई पर किया है। इसका भाई जो कुछ दिनों पहले तक अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है कि वह फिर से फाइटिंग रिंग में उतरने की बातें कर रहा है। जरा सोचो, इतना खतरनाक ड्रग अगर आम लोगों के हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है। यह कहते हुए डिसिल्वा ने अपनी बंदूक फिर से अनिका पर तान दी और अनिका से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किसके लिए काम करती हो, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम लोगों का मकसद बहुत खतरनाक है। तुमने हमारे डिपार्टमेंट में रहकर मुजरिमों के शरीर से खून निकालकर उस पावर ड्रग के बारे में जानकारी हासिल की और अब उसी ड्रग के सहारे पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी अनिका डिसिल्वा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। वो अनिका के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गए। अनिका ने एक छोटी सी बैग अपने सामने पड़े टेबल पर रखी और उसमें से कुछ दवाई की शीशियां बाहर निकाली। लोगों के सामने उन शीशियों को रखकर अनिका ने कहा, कहीं आप इन दवाइयों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। अनिका ने कांच की छोटी छोटी बोतल जिसके ऊपर पानी के जैसा लिक्विड भरा हुआ था, उन्हीं की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने देखा होगा कि मैंने इसी ड्रग के सहारे अपने भाई का इलाज किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस शीशी के अंदर कोई ड्रग नहीं है, यह बस कुछ तरह के विटामिन है। अनिका की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि शीशी में रखी हुई दवाई अनिका ने इंजेक्शन में भरकर मयूर गुलेरिया और बड़े साहब के शरीर में इंजेक्ट की थी। मगर आज अनिका सबके सामने यह कह रही थी कि शीशे में रखी हुई दवाई विटामिन के अलावा और कुछ नहीं है। अनिका ने सबके सामने सच्चाई लाते हुए कहा, दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और कई बार कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते वक्त मुझे कई दिनों तक जागना पड़ता है, मगर मेरा शरीर आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा नींद डिमांड करता है और अगर मुझे पूरी नींद ना मिले तो शरीर और दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है। इसी वजह से मैं यह विटामिन के इंजेक्शन अपने साथ रखती हूँ ताकि नींद पूरी ना होने पर मैं इस विटामिन के सहारे वह सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन पूरे कर सकूं। बिना किसी कमजोरी के मैंने उस दिन तारक सर को जो इंजेक्शन दिया था उसके अंदर भी यही विटामिन मौजूद था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अपनी लेबोरेटरी से सारी जांच पूरी करवा ली थी और इसलिए मुझे और इंस्पेक्टर अब्बास को छोड़ा गया है। यह बात सच है कि पकड़े गए मुजरिमों के शरीर से जो खून हमें मिला था उसके सैंपल देखकर मैंने पावर ड्रग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, मगर मैंने कभी पावर ड्रग बनाया नहीं है। यह बात सुनते ही सारे के सारे ऑफिसर हैरानी से अनिका को देखने लगे। अगर अनिका ने पावर ड्रग बनाया ही नहीं था तो फिर मयूर को स्पेशल डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने अनिका ने जो इंजेक्शन दिया था वह क्या था। मयूर के अंदर रातों रात अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत लौट चुकी थी। इन सारी बातों को देखकर कमरे में मौजूद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका सच कह रही थी। तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, हमने जो जांच की है उसमें हमें पता चला है कि मिस अनिका ने ऑफिसर तारक मजूमदार को जो इंजेक्शन दिया था उसमें विटामिन के अलावा कुछ नहीं था।
दरअसल गर्दन पर गोली लगने की वजह से ऑफिसर तारक उसी दिन डेड हो गए थे। उनके बचने का कोई चांस नहीं था। मगर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास यह जानते थे कि कैप्टन डिसिल्वा तारक पर हुए हमले में शामिल थे, मगर उनके पास इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर यह प्लानिंग की थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, मैंने मेरे भाई मयूर पर पावर ड्रग के इस्तेमाल की बात कही थी, जिसके बाद वो अपने पापा पर उस ड्रग के इस्तेमाल के लिए मुझे परमिशन देने वाले थे। मैंने अपने भाई पर जिस दवाई का इस्तेमाल किया था वह पावर ड्रग नहीं था। दरअसल वह दवाई मैंने अभी अभी बनाई है। मेरे गुरु डॉक्टर वांगापटू की दी हुई शिक्षा और सालों पुरानी हमारे देश की पौराणिक किताबों में से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल हुई थी, उसका इस्तेमाल करके मैंने काफ़ी देर और दुर्लभ जड़ी बूटियों के सहारे से उस दवाई को बनाया था। अनिका की बातें सुनकर कमरे में मौजूद लोगों की हैरानी बढ़ती जा रही थी, मगर सबसे शॉकिंग एक्सप्रेशन डिसिल्वा के चेहरे पे थे और अब्बास ने डिसिल्वा को एक जाल में फंसाया था। डिसिल्वा अब तक समझ रहे थे कि चाल वह चल रहे थे और अब्बास और अनिका उनकी जाल में फंसते जा रहे थे, मगर असलियत में पूरी बाजी पहले से अनिका और अब्बास के हाथों में ही थी। दरअसल मयूर गुलेरिया को जब अनिका ने दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाई से इलाज करना शुरू किया था तो मयूर की हड्डियों में ताकत जरूर लौटने लगी थी, मगर आयुर्वेदिक दवाइयों का असर होने में काफ़ी वक्त लग सकता था। सिर्फ कैप्टन डिसिल्वा को अपने जाल में फंसाने के लिए अनिका की मदद करते हुए मयूर ने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। उसको काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, मगर अपनी बहन की मदद करने के लिए उसे उस दर्द को भी मंजूर कर लिया और डिसिल्वा के सामने एक ऐसा पिक्चर दर्शाया जिससे उसे यकीन हो जाए कि उससे जो दवाई दी गई थी वह बेहद ही खतरनाक पावर ड्रग था और वही दवाई ऑफिसर तारक को दी गई थी जिससे उनकी जान बची थी। यह सारा खेल अनिका और अब्बास ने खेला था। वह जानते थे कि एक न एक दिन डिसिल्वा अपने मुंह से इस बात को कबूल करेंगे कि उन्होंने ही तारक सर का खून किया था। अनिका और अब्बास के साथ भूमिका भी इस प्लान में जुड़ी थी। जैसे ही स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसरों के सामने हर बात का खुलासा हुआ, डिसिल्वा ने अपने हथियार नीचे कर लिए। वो जानते थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद ही अपने मुंह से अपने खिलाफ सारे सबूत बयान कर दिए थे। कुछ देर तक जब डिसिल्वा अपना सर झुकाए खड़े रहे तो स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर आगे बढ़कर उन्हें अरेस्ट करने वहां से ले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद रश्मि अपने हाथों में पट्टियां लगाकर वहां आई। रश्मि ने अब्बास और इन्वेस्टिगेटिंग टीम की ओर देखकर कहा, देखिए, मैं स्पेशल डिपार्टमेंट में कैप्टन डिसिल्वा के रिकमेंडेशन से आई हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इतने खतरनाक आदमी है। स्पेशल डिपार्टमेंट में रहकर देश की सेवा करने की जगह वह देश के दुश्मन बने बैठे हैं। मेहरबानी करके आप लोग यह मत समझना कि उनके किसी भी काम में मैंने उनका कोई साथ दिया है। अब्बास के पास रश्मि के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कहीं न कहीं उन्हें इस बात का यकीन था कि रश्मि इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर मेरे पास कैप्टन डिसिल्वा के खिलाफ कुछ सबूत हैं। रश्मि की बात सुनकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रश्मि को ध्यान से सुनने लगे। वैसे तो डिसिल्वा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए उनका कन्फेशन ही काफी था, मगर वह लोग यह भी जानना चाहते थे कि क्या रश्मि के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि जिससे डिसिल्वा के खिलाफ और कोई सबूत हाथ लगे। रश्मि ने अब्बास की ओर देखते हुए कहा, मैंने पहले ही अब्बास से इस बात को लेकर सलाह मशवरा कर लिया था। मैं जब उनके केबिन में गई थी तब वह अपने लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे कैलाश के इन्फॉर्मेशन निकलवाने की प्लानिंग बताई। जब वह मुझे यह सब बता रहे थे तब मैंने उनके लैपटॉप स्क्रीन की ओर ध्यान से देखा। उनके स्क्रीन पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई खतरनाक लोगों के नाम फ्लैश हो रहे थे। मुझे इस बात का शक है कि स्पेशल डिपार्टमेंट में रहने के बावजूद डिसिल्वा अंडरवर्ल्ड के एक जासूस थे। हो सकता है कि उनके कनेक्शन बेहद खतरनाक लोगों के साथ जुड़े थे। यह बात सबको हैरान करने वाली थी। डिसिल्वा का केस एक मामूली मर्डर केस नहीं था। हो सकता था कि वो डिपार्टमेंट के साथ किसी बेहद
खतरनाक मकसद से जुड़े थे। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अंडरवर्ल्ड के लोग किसी तरह अनिका की जान के दुश्मन बन जाए। अंडरवर्ल्ड के खतरनाक लोगों में उन्होंने एक बात फैला दी थी कि वह बेहद ही खतरनाक पावर ड्रग जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड के सारे लोग पड़े हुए थे वह अनिका के पास मौजूद था। यह सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि अनिका के नाम का कांटा उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हाँ, मैं यह बात मानती हूँ कि डिसिल्वा के साथ मिलकर मैंने भी कई बार अनिका को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मगर मेरा यकीन मानिए कि मैं कभी भी इतनी घिनौनी साजिश में उनके साथ नहीं थी। बल्कि आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैंने ब्लैक कैट के साथ सलाह मशवरा करके एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे हम कैप्टन डिसिल्वा और क्रिस्टोफर के पकड़े गए लोगों के पास से कुछ ऐसे राज बुलवा सकते हैं जो हमें इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में मदद करे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रश्मि की बात सुनकर अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखा। इसके बाद अपनी फाइल बंद करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हेड ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, इस केस को हम लोग बहुत जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एक स्पेशल कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जो जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हम इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका का आभार मानते हैं जिन्होंने अब काफ़ी सूझबूझ से डिसिल्वा को बेनकाब करने में स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद की, मगर हमारे ही डिपार्टमेंट के आला अधिकारी इस तरह दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे लिए हमारे फर्ज को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने खतरनाक ऑफिसर को बेनकाब करके इंस्पेक्टर अब्बास ने फिर एक बार साबित किया है कि वह हमारे डिपार्टमेंट के एक बेहद काबिल और वफादार सिपाही हैं। हम उन्हें वाइजत स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान सौंपते हैं। साथ ही साथ मेरी पूरी टीम अनिका को भी बधाई देती है। उम्मीद है कि आप सब लोग इंस्पेक्टर अब्बास की उसी तरह मदद करते रहेंगे जिस तरह आज तक करते रहे हैं। यह कहने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग टीम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। तभी रश्मि ने इंस्पेक्टर अब्बास के पास आकर कहा, सर क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अब्बास काफ़ी प्रिंसिपल वाले इंसान थे। उन्हें रश्मि की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वह जानते थे कि रश्मि ने आज तक कभी कोई बात डिपार्टमेंट के वसूलों के खिलाफ नहीं की थी। उसकी और थोड़ा नरमी से देखते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मगर याद रहे आइंदा किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई ऐसी हरकत मत करना जिस पर बाद में तुम्हें आप पर पछतावा हो। जब अब्बास ने मुड़कर अनिका और रश्मि के बीच में सुलह कराने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि अनिका और भूमिका के साथ वहां से चली जा चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही भूमिका ने अनिका से कहा, बताओ मैंने कैसा काम किया? अनिका ने भूमिका की तारीफ करते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दर्शन को इतनी अच्छी एक्टिंग सिखा दोगी। तुम्हें तो किसी एक्टिंग स्कूल का ट्रेनर होना चाहिए। भूमिका ने अपने हाथों से अपने बाल लहराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जाकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन जाऊं। दर्शन जो भूमिका के ठीक बगल में चल रहा था उसने अपनी गर्दन सीधी करते हुए कहा, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हैं भूमिका। मुझसे इतनी मेहनत करवाई जितनी मेहनत तो मैंने अपनी स्कूल की परीक्षाओं में भी नहीं की थी। बड़े साहब की हर हरकत, हर मोमेंट, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ बड़े अच्छे से सिखाया मुझे भूमिका ने। जिस तरह वो मुझे एक्टिंग करना सिखा रही थी वह देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भूमिका कोई स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी नाटककार हैं। अनिका, भूमिका और दर्शन तीनों इस बात पर हंसने लगे। तभी अचानक अनिका की नज़र पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास खड़े रोहित पर पड़ी। उसे देखते ही भूमिका और अनिका दोनों उसके पास गए। भूमिका ने रोहित की ओर देखकर एक आंख मारी और कहा, मेरा भाई तो काफ़ी बदल गया है। पहले तो बिजनेस के अलावा इसे कुछ नहीं सोचता था, ना फैमिली के लिए 1 मिनट का वक्त निकालता था और ना ही अपने आप के लिए। इसके पास कोई टाइम नहीं था, मगर जब से अनिका इस बंदे की लाइफ में आई है तब से तो यह मानो जैसे बिजनेस को ही भूल गया है। रात दिन अनिका के आगे पीछे घूमता रहता है। भूमिका की बात सुनकर अनिका के गाल लाल होने लगे थे। तभी भूमिका की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए रोहित ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अनिका से कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब नींद की सख्त ज़रूरत है।
अब हमें घर जाना चाहिए, तुम्हें कुछ घंटों की नींद की सख्त जरूरत है। अनिका भी जानती थी कि रोहित सच कह रहा था, इसलिए बिना किसी आर्गुमेंट के अनिका चुपचाप कार के अंदर बैठ गई। अनिका के बिहेवियर को देखते हुए भूमिका ने एक हल्की सी सीटी बजाई और कहा, स्पेशल डिपार्टमेंट में तो मैडम का रोब कुछ और ही होता है। यहाँ होने वाले पति के सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसे बनकर गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई इतना पावरफुल है कि एक जंगली बिल्ली को भी इतनी आसानी से काबू में कर सकता है। भूमिका की बातों को इग्नोर करके जैसे ही रोहित अपनी कार के अंदर बैठने लगा, तभी पीछे से रश्मि ने रोहित को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर रोहित, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रोहित ने रश्मि को इग्नोर कर दिया और अपनी कार का दरवाजा बंद कर लिया। रश्मि ने पीछे से रोहित को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मैं आपके उस बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो बाद में आपको अफसोस होगा। रश्मि ने जो कुछ भी कहा था वह रोहित ने अच्छी तरह सुना था, मगर रोहित रश्मि के साथ कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपनी कार को तेजी से ड्राइव करते हुए स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के मेन गेट से बाहर निकल गया। जैसे ही रश्मि ने रोहित की कार के पीछे दौड़ लगाई, अचानक ही एक काली गाड़ी जीप में सवार अब्दुल उनके सामने आ गया। रश्मि को आगे बढ़ने से रोकते हुए अब्दुल ने कहा, देखो मैडम, अब यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारे सर से दूर रहें। कई लड़कियां रोहित साहब के नज़दीक आने के लिए कई तरह के बहाने बनाती हैं। मैं इतने सालों से हजारों लड़कियों को ऐसा करते हुए देख चुका हूँ। आपको यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। रश्मि ने अब्दुल की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने शौक के लिए तुम्हारे रोहित सर के पास जाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं उनसे बेटे के बारे में एक जरूरी बात करना जानती हूँ, जो जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। रश्मि के मुंह से आर्यन का नाम सुनकर अब्दुल काफी हैरान रह गया। अब्दुल ने रश्मि से कहा, क्या कहना चाहते हो तुम आर्यन बाबा के बारे में, मुझे बताओ। इस बात का जवाब देते हुए रश्मि ने कहा, नहीं, यह बात मैं सिर्फ रोहित मारवा से करूंगी, और अगर वह नहीं चाहते तो इसमें उनका नुकसान है, मेरा नहीं। तभी अब्दुल ने अपनी जीप का इग्निटेशन ऑन करते हुए रश्मि की ओर देखकर कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इस तरकीब को। आर्यन बाबा के नज़दीक आकर रोहित साहब के दिल में जगह बनाने की तरकीब बहुत पुरानी हो चुकी है। कोई नई तरकीब सोच कर आओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रोहित सर के दिल में जगह बनाने का सपना हमेशा के लिए भूल जाओ। रोहित सर अनिका मैडम के साथ खुश हैं। कभी मौका मिले तो पहले अनिका मैडम का चेहरा अच्छे से देखना और उसके बाद आईने में ठीक से अपनी शक्ल भी देख लेना। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अब्दुल की यह बात रश्मि को तीर की तरह चुभी थी। अब्दुल की ओर देखकर गुस्से से लाल आंखें लिए रश्मि ने कहा, देख लेना, बहुत जल्द तुम लोगों के सर से अनिका का भूत उतर जाएगा। जब उसके बारे में सच्चाई पता चलेगी तो खुद उसे धक्के मारकर अपने सर से दूर करोगे। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तब तक बहुत देर ना हो जाए। अब्दुल ने रश्मि की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपनी जीप तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। रोहित अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। अनिका रोहित के बगल वाली सीट पर बैठी थी। जब रोहित ने अनिका की ओर देखा तब अनिका की आंखें काफी भारी होने लगी थी। अनिका अपनी आंखें खुली रखना चाहती थी, मगर उसकी पलकें बार बार बंद हो रही थी। कुछ ही देर में अनिका अपनी आंख पूरी तरह से मूंदकर सर ब्रेकेस्ट पर रखकर सो गई। मगर कुछ ही पलों के बाद अनिका झटके के साथ जाग गई और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं। रोहित ने अनिका के माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल शांति से सो जाओ, हम कुछ नहीं भूल रहे हैं। रोहित का हाथ सर पर लगते ही अनिका की पलकें फिर से भारी हो गई थी और वह कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। रोहित चुपचाप धीरे से अपनी कार चलाता रहा। रोहित इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि कार को किसी तरह का झटका न महसूस हो जिससे अनिका की नींद खुल जाए। रोहित ने कार का एयर कंडीशन भी काफी धीमा रखा था। रोहित जानता था कि अनिका को ना तो ज्यादा ठंड पसंद थी और ना ही उसे गर्मी में नींद आती थी। हल्का सा म्यूजिक ऑन करके रोहित
काफी संभाल कर ड्राइव कार करने लगा था। कुछ ही देर में अनिका को देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे वह अपने बेडरूम के बेड पर सोई हुई थी। रोहित ने बैक सीट से कंबल निकालकर अनिका को उठा दिया। रोहित अपनी कार ड्राइव करते हुए बार बार अनिका की ओर देख रहा था। रोहित इस बात की अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना चाहता था कि अनिका विदाउट डिस्टरबेंस सो रही थी, और दूसरा यह कि रोहित ज्यादा देर तक अनिका का चेहरा देखे बिना रह नहीं पाता था। रोहित और अनिका के चले जाने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर में कैलाश को ऑफिशियल हिरासत से रिहा कर दिया गया था। अर्जुन और कुछ साथी ऑफिसर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उन्हें अपने कमरे से बाहर बुला लिया। तारक का बेटा मेहुल उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने स्पेशल डिपार्टमेंट से जा चुका था। स्पेशल इंस्पेक्टर अब्बास मेहुल की मदद करने उसके साथ गए थे। जैसे ही कैलाश अपने कमरे से बाहर निकले, उनकी ओर देखकर साथी ऑफिसरों ने उन्हें सैल्यूट किया। अर्जुन को इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस आदमी को वह लोग एक अंडरडॉन समझ रहे थे, दरअसल वो उनके ही स्पेशल डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर था, और सीनियर ऑफिसर होने के नाते अर्जुन और उसके साथी ऑफिसर कैलाश को सैल्यूट करके उन्हें देश की सेवा करने का सम्मान दे रहे थे। स्पेशल डिपार्टमेंट के साथी ऑफिसरों को इस तरह सैल्यूट करते हुए देखकर कैलाश को अपनी नई जिंदगी पर यकीन नहीं हो रहा था। आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उन्हें यह दिन भी देखना नसीब होगा। अर्जुन ने आगे आते हुए कैलाश से कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आप जो सज़ा देना चाहें वह सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। कैलाश ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल ठीक किया। एक ऑफिसर होने के नाते तुम्हें हर दुश्मन को शक की नज़र से देखना है। तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदगा होने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन के जोश और जज्बे को देखकर कैलाश को अपनी जवानी के दिन याद आने लगे थे। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना जिस तरह उनके मन में जागी थी, वही जोश और जुनून इस वक्त अर्जुन की आंखों में उन्हें नजर आ रहा था। कैलाश के लिए तारक मजुमदार एक गुरु समान व्यक्ति थे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की थी, और आज उन्हें अपने साथियों की आंखों में वही जोश और जुनून देखकर इस बात की तसल्ली हो रही थी कि कहीं न कहीं उनकी कुर्बानियां देखकर युवा ऑफिसर को प्रेरणा मिलेगी। कुछ ही देर में स्पेशल डिपार्टमेंट लौटे इंस्पेक्टर अब्बास अपने हाथों में यूनिफॉर्म लेकर धीरे कदमों से कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगे। यूनिफॉर्म पर नजर पड़ते ही कैलाश की आंखों में आंसू आने लगे थे। उनके हाथों में यूनिफॉर्म देने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने उन्हें सैल्यूट किया। कुछ देर तक अपने हाथों में यूनिफॉर्म को पकड़ने के बाद कैलाश ने अब्बास के सैल्यूट का जवाब खुद एक सैल्यूट करते हुए दिया। अपने हाथों के यूनिफॉर्म को जी भर के देखने के बाद कैलाश धीरे धीरे स्पेशल डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। एक के बाद एक लाइन बनाकर खड़े ऑफिसर उनको सैल्यूट करने लगे। हर एक ऑफिसर के सैल्यूट के बदले कैलाश अपना सर झुकाकर उनके सैल्यूट को रिस्पेक्ट दे रहे थे। कुछ ही देर में वे अपने दिल में काफ़ी इमोशंस भरते हुए स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने एक साथी ऑफिसर से अनिका के बारे में पूछा। जब उनको यह पता चला कि अनिका पहले ही घर जा चुकी थी तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने उस साथी ऑफिसर की ओर देखकर कहा, कमाल है यह लड़की, इतना कुछ हो गया मेरे साथ और यह लड़की मुझे अपने साथ घर ले जाना भूल गई। एक अंडरवर्ल्ड डॉन का दाग माथे से हटते ही मैं तो सीधा रास्ते पर आ गया लगता है। अब मुझे चलकर घर जाना पड़ेगा। देखा तुम लोगों ने, जब तक मैं एक डॉन था तब तक मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लगा दी करती थी। आज जैसे ही पता चला कि मैं तो एक साधारण ऑफिसर हूँ, मेरे आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि अपने घर भी मुझे चलकर जाना पड़ेगा। भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह गुलेरिया हाउस पहुँचने के लिए यहाँ से कौन सी बस मिलेगी? पीछे खड़े अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं कैलाश जी, आपको बस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए कार अरेंज करवाता हूँ। अब्बास ने अपने ड्राइवर से कहकर कैलाश को अपनी पर्सनल गाड़ी में गुलेरिया हाउस छोड़ने के लिए कहा। गुलेरिया हाउस पहुँचने के बाद रोहित ने अनिका को बड़े ही आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घर के अंदर ले जाने लगा।
अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। रोहित ने उसे कस के पकड़ रखा था। नींद में करवट लेते हुए उन्होंने अपना एक हाथ रोहित के गले के पास डालकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। जब रोहित अनिका को गुलेरिया हाउस के अंदर ले आया तो करण गुलेरिया को ठीक अपने सामने व्हील चेयर पर बैठा देखकर उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। वो अच्छी तरह जानता था कि करण को वो कुछ खास पसंद नहीं था और इस वक्त उसने उनकी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ कर रखा था। रोहित काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मगर अनिका के पापा ने धीरे धीरे अपने मन में रोहित के लिए जगह बनाना शुरू कर दिया था। वह जानते थे कि कभी न कभी अपनी बेटी की पसंद को उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। अनिका और रोहित को देखने के बावजूद करण ने इस तरह से रिएक्ट किया जैसे उन्होंने रोहित को देखा ही नहीं था और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल गौर से पढ़ने लगे। रोहित भी जानता था कि करण उसे देख चुके थे, मगर वह जानबूझकर अपनी नजरें फाइल पर जमाए हुए थे ताकि उसको ऑकवर्ड फील ना हो। वो अनिका को बेडरूम के बिस्तर पर लिटाने के बाद उसके बेडरूम से बड़े ही धीरे से बाहर निकला और ध्यान से उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने इस बात का खास ध्यान रखा था कि दरवाजा बंद करते वक्त वह बिल्कुल आवाज न करे, मगर तभी कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से किसी के जोर जोर से बात करने की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। उसने झटके से दरवाजा बंद किया और तेजी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। रोहित वहां जाकर बात करने वाले लोगों को अपनी आवाज धीमी रखने को कहने ही वाला था, मगर जैसे ही वह उस कमरे के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर श्रेया अपना सर झुकाए खड़ी थी और ताई जी तेज आवाज में श्रेया से बात कर रही थी। ताई जी यानी कि सरला गुलेरिया ने श्रेया से कहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ बाहर चलो, मैं करण के सामने तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहने के बाद ताई जी ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम से बाहर ले आई। उन दोनों की नजरें कॉरिडोर में खड़े रोहित पर नहीं पड़ी। वह लोग सीधे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। रोहित भी धीरे से उनके पीछे पीछे नीचे आने लगा। करण के पास आते ही ताई जी ने श्रेया से कहा, देखो करण ने भले ही तुम्हें अपना लिया हो, लेकिन हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से अपना नहीं सकते और अब तो तुम्हारे पापा ने हद ही कर दी है। पहले से उनका नाम इतना खराब था, अब तो उन्होंने एक रिटायर ऑफिसर की जान ली है। उस आदमी की वजह से शहर में काफ़ी हंगामा पहले ही खड़ा हो चुका है और लोग अब यह तक बात अच्छी तरह जानते हैं कि कैलाश का खून बह रहा है तुम्हारी रगों में। बड़े बुजुर्गों ने बड़े ही अनुशासन से गुलेरिया परिवार का नाम शहर में बनाकर रखा है, मगर तुम्हारे और तुम्हारे बाप की वजह से वह नाम कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गया है। श्रेया बस ताई जी की बातें सुनते हुए अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रही। तभी गुलेरिया हाउस के बाहर एक पुलिस जीप आकर खड़ी हुई। जब ताई जी की नजरें पुलिस जीप से उतर रहे कैलाश पर पड़ी तो वह करण की ओर देखकर कहने लगे, अरे देखो क्या किया है इस लड़की के बाप ने, जेल तोड़कर पुलिस जीप लेकर फरार हो चुका है यह आदमी। जल्दी पुलिस बुलाओ, इससे पहले कि वह लोग हम पर शक करें। इस आदमी के फरार होने की रिपोर्ट कर दो पुलिस को। कैलाश को पुलिस जीप में देखकर ताई जी काफी हैरान रह गईं। उन्होंने श्रेया की ओर देखकर कहा, देखा तुम्हारा बाप किस किस्म का आदमी है, इस बार तो उसने हद ही कर दी है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने के चक्कर में आकाश अपने साथ साथ पूरे खानदान को ले डूबेगा। यह बात सुनते ही आकाश अपने पर्सनल ऑफिस से बाहर आते हुए कहने लगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ताई जी, मेरी बीवी की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आकाश को अपनी ओर आता हुआ देखकर ताई जी तेजी से आकाश के पास गई और कहने लगी, अरे तुम नहीं जानते अभी अभी क्या हुआ है। तुम्हारा वह क्रिमिनल ससुर जेल तोड़कर भागा है और वह भी पुलिस जीप में। देखो मैंने अभी अभी हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी डील की है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है नोएडा में और वह प्रोजेक्ट पाने के लिए देश की बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी सारी ताकत लगा रही है। यहाँ तक कि रोहित मारवा की कंपनी ने भी इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मगर मैंने उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। प्रोजेक्ट जरूर हमारी कंपनी को मिल सकता है, मगर उन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि वह जिनके भी साथ जुड़े उन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बस वह इतना ही चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ने वाली कंपनी का लीगल रिकॉर्ड
बिल्कुल साफ रहे। मगर ऐसा क्रिमिनल ससुर अगर वो तुमसे जुड़ा रहेगा तो हो सकता है कि वह प्रोजेक्ट हम खो दें। आकाश ने ताई जी की ओर बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें वह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं यहाँ से। मेरी बीबी से और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी से आप दूर ही रहे तो अच्छा है। जैसे ही आकाश ताई जी की ओर लेकर दरवाजे तक पहुंचा, ताई जी के सामने कैलाश आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर ताई जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पुलिस यूनिफॉर्म में ताई जी के सामने खड़े थे। उनको इस तरह देखकर ताई जी की बोलती बंद हो गई। वह बिना कुछ कहे कुछ ही देर तक फटी हुई आंखों से कैलाश को देखती रही। कुछ देर बाद जब ताई जी ने अपना होश संभाला तो वह बस लड़खड़ाते हुए मेन डोर से बाहर निकल गई और सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गई। ताई जी की कार जब गुलेरिया हाउस के मेन एग्जिट पहुंची तो ताई जी ने सिक्योरिटी हेड को अपने आदमियों से बात करते हुए सुना। सिक्योरिटी हेड अपने आदमियों से कह रहा था, देखो, अगर कोई भी प्रेस रिपोर्टर या पुलिस वाला घर के अंदर जाने की कोशिश करे तो कह देना कि वह आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया था। हमें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। हमने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह आदमी जबरदस्ती अंदर घुस गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से अपने बॉस को देखने लगे। सिक्योरिटी हेड ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कैलाश अधिकारी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस जीप में जेल तोड़कर भाग निकला है। यह आदमी कितना खतरनाक होता जा रहा है यह तो हम सब देख ही रहे हैं, मगर हम सबका फर्ज है कि उस आदमी की वजह से परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत ना आए। यह बात सुनते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बॉस की बात में हामी भरते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कार के अंदर बैठी ताई जी यह सब सुनकर काफी डर गई थीं। अपने ड्राइवर को इशारा करते हुए ताई जी ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, गाड़ी जितनी तेज भगा सकते हो भगाओ, बस किसी भी तरह मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचा दो। गुलेरिया परिवार की पुश्तैनी हवेली कुछ ही किलोमीटर दूर पर थी। हवेली पर पहुंचते ही अपने कमरे में जाने के बाद ताई जी ने ताऊ जी से कहा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे वह आदमी कैलाश अधिकारी वह जेल तोड़कर भाग निकला है, यहाँ तक कि वह पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर भागा है। ताऊ जी की यह बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने अपने हाथ में हुक्के का पाइप पकड़कर रखा था। हुक्के के गुड़ गुड़ की आवाज करते हुए ताई जी से ताऊ जी ने कहा, देखो, तुम इन सब मामलों से दूर रहो। मैं उस कैलाश को अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ने की कोशिश करे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है। वह बेहद खतरनाक है। उसके मामलों से दूर रहो तुम। ताई जी ने ताऊ जी के बगल में आकर बैठते हुए कहा, अरे आप जानती नहीं हैं, हमारे शहर के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मैं किसी भी तरह उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। एक बार उन लोगों को कुछ खिला पिलाकर प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाए तो हो सकता है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बिजनेस फिर से पहले की तरह हमारे हाथ में आ जाए। ताई जी की बात सुनने के बाद ताऊ जी फिर से हुक्के को अपने मुंह में दबाकर कहने लगे, भूल जाओ यह सब सपने देखना। जब तक वह करण जिंदा है वह हमारा यह सपना कभी पूरा होने नहीं देगा। और तुम तो जानती हो वह खिलाने पिलाने में नहीं मानता। अगर मानता होता तो अब तक गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वो पीछे छोड़ चुकी होती। ताई जी ने ताऊ जी की बात सुनते हुए कहा, आप भी हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं। जहां उम्मीद दिखाई देती है वहीं पर आप कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। आप बस अपना हुक्म हाथों में रगड़ते रहिए। आपकी उम्र हो चुकी है, मगर यह मत भूलिए कि अभी मेरे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी बाकी है। आपसे मैं कई साल छोटी हूँ। मेरे भी काफ़ी अरमान हैं, काफ़ी ख्वाहिशें हैं जीने में, जो उस कैलाश अधिकारी के कदमों तले कुचलता हुआ नहीं देख सकती। यह कहकर ताई जी ने अपने कमरे में रखा लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया। ताऊ जी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? किसी को लगा रही हो? ताई जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर रही हूँ। अगर ज़िंदगी में आए इस कांटे को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो धीरे धीरे हमारे शरीर में नासूर बन के फैलने लगेगा। कॉल कनेक्ट होते ही ताई जी ने पुलिस से कहा, देखिए, एक अपराधी जेल तोड़कर फरार हो चुका है।
उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है और पुलिस की जीप लेकर फरार हुआ है। वह इस वक्त गुलेरिया हाउस में जाकर छुपा बैठा है। आप जल्द से जल्द जाकर उसे फिर से हिरासत में ले लीजिएगा। गुलेरिया हाउस में जब श्रेया ने कैलाश को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा तो अपने पापा को बस देखती रही। कैलाश धीरे धीरे आगे बढ़कर श्रेया के पास आया। अपनी बेटी को देखते ही उनकी कई दिनों की थकान जैसे एकदम से गायब हो गई थी। अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर जब उन्होंने देखा तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें उनकी बेटी की आंखों में अपनी आने वाली पूरी जिंदगी नजर आ रही थी। कैलाश इस पल को यहीं थाम लेना चाहता था। वह बस अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को खुश दिखना चाहते थे। उन्होंने अपना एक हाथ श्रेया के सर पर रखा। लोग श्रेया को अब तक एक क्रिमिनल की बेटी कह रहे थे, मगर आज अपने पापा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर श्रेया ने धीमी आवाज में पूछा, आप इस यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, अक्सर लोग जो काम करते हैं उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तुम्हारे पापा भी जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं उस डिपार्टमेंट ने उन्हें यह वर्दी दी है। बस मुझे यही यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी निभानी होगी। श्रेया अपने पापा की बातें सुनकर काफ़ी हैरान थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उससे श्रेया पूरी तरह अनजान थी, मगर कैलाश की बातें सुनकर श्रेया को हैरानी के साथ साथ काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। आकाश ने कैलाश की ओर देखकर उन्हें सैल्यूट किया। उनकी ओर कैलाश ने देखकर अपनी दोनों बाहें फैला ली और आकाश को गले से लगा लिया। जब कैलाश अपनी जीप से बाहर निकलकर अंदर की ओर आ रहे थे तब उन्होंने ताई जी और आकाश की सारी बातें सुनी थी। उन्होंने आकाश से पूछा, वह किस प्रोजेक्ट की बात कर रही थी? अगर किसी काम में मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो। मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करके तुम्हारा काम आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आकाश अभी थक कर घर आए कैलाश को किसी भी बात की तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए बात को घुमाते हुए उसने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैडी जी, आपको इस वक्त आराम करना चाहिए। आप अपने कमरे में जाकर एक अच्छा सा शावर लेकर कुछ देर आराम कीजिए। आकाश की बात सुनते ही कैलाश ने अपने दोनों हाथ हवा में उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने दिनों स्पेशल डिपार्टमेंट में रहकर नहाता नहीं था? क्या मेरे शरीर से कोई बास आ रही है? श्रेया ने हल्के से अपने पापा के कंधे पर मारते हुए कहा, आपको भूख लगी होगी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। पराठे का नाम सुनते ही कैलाश के मुंह में पानी आने लगा। वह जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अपने पापा के छोटे बच्चे जैसी हरकत देखकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया तेजी से किचन के अंदर गई और फिर कुछ नौकरों के साथ हाथ में कुछ पतीले लेकर बाहर आई। श्रेया ने कैलाश अधिकारी के सामने एक थाली रखी और उसमें एक बड़ा सा आलू का पराठा रखा। नौकर कैलाश को मक्खन और अचार सर्व करने लगे। एक नौकर ने उनसे कहा, मैडम ने खुद अपने हाथों से आपके लिए पराठे बनाए हैं। आप सचमुच काफ़ी लक्की हो कि आपकी बेटी आपके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाती हैं। नौकर को शांत करते हुए श्रेया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में काफ़ी लोगों को पराठे पसंद है, उनके लिए मैं ही बनाती हूँ, तो सोचा कुछ पराठे आपके लिए भी बचा कर रखूँ। तभी श्रेया की नज़र अपने पापा के ठीक सामने बैठे करण पर पड़ी। उनको देखते ही श्रेया ने कहा, अरे डैडी जी, आप भी पराठे खा लीजिए। यह कहते हुए श्रेया ने उनके सामने भी एक थाली रखी और उन्हें पराठा सर्व करना शुरू किया। करण ने कैलाश की ओर देखकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा? उनकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। आकाश भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। करण ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कैलाश से कहा, रीति रिवाज के बारे में कुछ जानते हो या विदेश में रहकर सब कुछ भूल गए हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि बेटी के घर का पानी भी हमारे देश में कर्ज माना जाता है। कैलाश बड़े ही आराम से बैठकर अपनी प्लेट से पराठे का निवाला बनाकर अचार के साथ मजे से चबा रहे थे। करण की बात सुनने के बाद पराठा चबाते हुए कैलाश ने कहा, अरे कितना बिल हुआ मुझे बता देना, कल ही तुम्हें एक ब्लैंक चेक लिख कर दे दूंगा, जो रकम भरना चाहो भर लेना। और हाँ, पुराने रीति रिवाजों को तो अब बदलना ही पड़ेगा। अब वह दिन गए कि बेटी के बाप अपना कंधा और सर झुकाए
बेटे के बाप के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अरे बेटी दी है मैंने तुम्हारे बेटे को, सर तो तुम्हारा झुकना चाहिए। करण ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अपनी आवाज़ और ऊंची करते हुए कैलाश ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरी बेटी का घर है, मैं यहीं रहूँगा मेरी बेटी के साथ। करण और कैलाश बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगे थे। उनके बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक देखकर आकाश के साथ साथ आसपास खड़े नौकरों को भी हंसी आने लगी थी। श्रेया पिछले कई दिनों से बस यही देखना चाहती थी कि उसके पापा उसके परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें। तभी अचानक 15-20 पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हुए। इतने सारे पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट में देखकर श्रेया और आकाश हैरान हो गए। कैलाश अभी कुछ देर पहले घर लौटकर आए थे। ऐसे में आकाश और श्रेया मन ही मन यह सोचने लगे कि कहीं ताई जी ने जो भी बातें कही थी वह सच तो नहीं थी। क्या सचमुच कैलाश पुलिस की हिरासत से फरार होकर गुलेरिया हाउस पहुंचे थे? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस वालों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। तभी दरवाजे से जोर से आवाज लगाते हुए ताई जी गुलेरिया हाउस के अंदर आईं और पुलिस वालों से कहने लगी, यही है वह आदमी जो जेल तोड़कर भागा है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ऐसे लोगों का खुलेआम घूमना शहर के लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली पुलिस इतनी कमज़ोर होगी कि एक खतरनाक मुजरिम को पकड़कर नहीं रख सकती। दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर ताई जी की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे थे। उन्होंने कैलाश को बंदूक दिखाते हुए कहा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें आप पर गोली चलानी होगी। कैलाश ताई जी को अब तक अच्छी तरह जान चुके थे। वह भी जानते थे कि ताई जी ने पिछले दिनों श्रेया को कितना परेशान किया था। कैलाश ने धीरे से अपने हाथ उठाए। उनको सरेंडर करता हुआ देखकर ताई जी श्रेया के पास आकर कहने लगी, देखा तुमने, आज तुम्हारी इस क्रिमिनल बाप की वजह से गुलेरिया परिवार को कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से गुलेरिया परिवार में आज पहली बार पुलिस किसी को हिरासत में लेने आई है। हम सबका सर तुम्हारी वजह से झुक चुका है। कैलाश धीरे से अपनी जगह से खड़े होकर पुलिस ऑफिसर के हेड के पास गए। फिर धीरे से अपना एक हाथ अपनी जेब में डालकर उन्होंने एक आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उस ऑफिसर के हाथ में थमा दिया। यह वही कार्ड था जो कुछ देर पहले इंस्पेक्टर अब्बास ने कैलाश को दिया था। ताई जी बड़ी ही ध्यान से कैलाश और उस ऑफिसर को देखने लगी। जैसे ही उस ऑफिसर ने कैलाश का दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड पढ़ा, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। अब तक जो ऑफिसर कैलाश को गुस्से से देख रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव डर में बदल गए थे। कैलाश का दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड उन्हें लौटाते हुए पुलिस ऑफिसर ने उन्हें सैल्यूट किया। अपने बॉस को सैल्यूट करते हुए देखकर बाकी पुलिस ऑफिसर भी कैलाश को सैल्यूट करने लगे। सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। आइडेंटिटी कार्ड जो कैलाश ने उस इंस्पेक्टर को दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जो यूनिफॉर्म जीप उनको दी गई थी वह ऑफिशियल थी। आज कैलाश का अपनी ड्यूटी पर आखिरी दिन था। उन्होंने अपना आइडेंटिटी वापस अपनी जेब में डालते हुए इंस्पेक्टर से कहा, आपके काम करने के तरीके से मैं बहुत नाखुश हूँ। ऐसे ही अगर कोई औरत आपको फ़ोन करती है तो बिना किसी जानकारी के आप अपने पुलिस स्टेशन से इतने सारे लोगों को हथियार के साथ लेकर आएंगे, यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमारे देश के लोगों का काफ़ी पैसा खर्च होता है हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए। इतना ही नहीं, इतने सारे ऑफिसरों का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के पास पहले ही ऑफिसर कम और काम ज़्यादा है। अगर ऐसे में किसी भी अनजान फ़ोन कॉल पर अगर हम हर तरफ दौड़ लगाते रहें तो यह लोग हमारे डिपार्टमेंट का मजाक बनाकर रख देंगे। और जरा देखिए इस औरत की ओर। यह कहते हुए कैलाश ने ताई जी की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है यह औरत घर बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि घर पर भी किसी के साथ इस औरत की खास बनती होगी। ऐसी औरत अक्सर अपना टाइम पास करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ निकालती हैं, मगर इस औरत ने टाइम पास करने का जो तरीका चुना है वह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक जोकर साबित कर सकता है।
अभी के अभी इस औरत के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इसे हिरासत में लीजिए और ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा कोई पुलिस को मजाक समझने की गलती ना करे। कैलाश का ऑर्डर सुनते ही पुलिस ऑफिसरों के साथ आई लेडी पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ी और उसने ताई जी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ताई जी जोर जोर से चीखने लगी, अरे यह आप लोग क्या कर रहे हो? मैं तो एक जेल से भागे हुए मुजरिम को पकड़वाने में आप लोगों की मदद करना चाहती थी। आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ताई जी की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पुलिस वालों ने उल्टा उसे ही क्यों गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ताई जी को पकड़कर गुलेरिया हाउस से बाहर ले गई तो कैलाश अपनी जगह पर बैठते हुए करण से कहने लगे, कमाल है, मैंने तो सोचा था तुम लोग इतने बड़े लोग हो, दिल्ली शहर में इतना नाम है तुम्हारा, इतना पैसा कमा लिया है बिजनेस से, तो तुम्हारे घर की सिक्योरिटी अच्छी होगी, मगर यहाँ तो जिसका जी करता है मुंह उठाकर चला आता है। ऐसे घर में रखोगे तुम मेरी बेटी को? इस बार करण को कैलाश का ताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कैलाश ने तेज नजरों से अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा। उस सिक्योरिटी गार्ड का बीच बचाव करते हुए आकाश ने कैलाश की ओर देखकर कहा, दरअसल बात यह है कि मैंने इन्हें पहले से कह रखा है कि बिना इजाज़त किसी को भी अंदर ना भेजा जाए, मगर वह क्या है ना, ताई जी तो गुलेरिया परिवार की ही सदस्य हैं, इसलिए बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को लगा होगा कि किसी फैमिली मीटिंग के लिए वह शायद आई होंगी, इसलिए उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी होगी। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस सर्च वारंट लेकर अंदर आई थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस को अपना काम करने से हमारे परिवार ने कभी नहीं रोका। इनफैक्ट पापा तो कानून की बहुत इज्जत करते हैं। अपने पावर का कभी गलत इस्तेमाल करके कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया है हमने आज तक। आकाश की बात सुनते ही करण अपनी छाती फुलाकर ठीक कैलाश के सामने बैठ गए। कैलाश ने भी अपने मुंह में एक बड़ा सा आलू के पराठे का निवाला रखते हुए कहा, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं वह अक्सर ऐसी ही बातें किया करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आइंदा अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर अपनी सिक्योरिटी जरा साइड करवा देना। इसके बाद कैलाश ने अपने पास खड़े एक नौकर की ओर देखकर बड़े ही रोब से कहा, जाकर मेरे लिए एक कमरा तैयार करवाओ, अब मैं कुछ देर आराम करूंगा। कैलाश की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे पूरे घर पर करण की जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि यह सब कुछ कैलाश करण की खिंचाई करने के लिए कर रहे थे, मगर कहीं न कहीं करण ने भी यह चैलेंज एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने अपने नौकर से को रोकते हुए कैलाश की ओर देखकर कहा, अब क्या तुम हमारे सर पर बोझ बनकर यहीं पर पड़े रहोगे? क्या तुमने विदेश में रहकर इतना भी पैसा नहीं कमाया कि दिल्ली में एक छोटा मोटा घर खरीद पाओ? कैलाश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, भाई हम तो फर्ज की राह पर चलने वाले लोग हैं, पैसा क्या होता है यह तो हमें पता ही नहीं, और फिर जब बेटी का ससुराल इतना बड़ा हो तो मुझे अलग घर लेने की क्या ज़रूरत है? और फिर मेरी तो कोई ज़्यादा फरमाइश भी नहीं है, बस मुझे दिन में 3 बार पराठे मिल जाए, देसी घी, मक्खन, और रात को सोने के लिए एक नर्म बिस्तर, और हाँ, बाथरूम में गर्म पानी का बंदोबस्त करके। इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक करण गुलेरिया को मेरी इन छोटी छोटी डिमांड को पूरी करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। करण ने भी इतराते हुए कैलाश से कहा, और अगर मैं तुम्हारी यह सारी डिमांड पूरी ना करूँ तो क्या तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओगे? कैलाश ने अपना ताकतवर हाथ डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए कहा, याद रखना, अगर मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं अपनी बेटी और अपनी नवासी को अपने साथ ले जाऊंगा। करण ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कैलाश से कहा, हाँ भाई, तुम्हें जितने पराठे खाने हैं खा लो, जितना मक्खन खाना है खा लो, बस अपने मुंह से आइंदा यह बात मत निकालना। मेरे घर की बहू और मेरी पोती के बिना तो यह घर मुझे काटने को दौड़ेगा। करण और कैलाश की खट्टी मीठी नोकझोंक सुनकर आकाश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। श्रेया कुछ दिनों पहले तक एक बाप के प्यार को तरस रही थी, और आज उसकी जिंदगी में अचानक अपने सगे बाप का प्यार लौट चुका था, और साथ ही बाप जैसा ही प्यार करने वाले ससुर भी श्रेया की जिंदगी में आ चुके थे। श्रेया मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि अब उसकी हंसती खेलती जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। अनिका के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली
तो अनिका ने देखा सुबह के 6 बजे थे। अनिका के बगल में दोनों बच्चे बड़े ही आराम से गहरी नींद में सोए थे। अनिका ने बड़े दिनों बाद बच्चों को इस तरह से सोता हुआ देखा था। दोनों बच्चे की शक्लें लगभग एक जैसी थी, मगर बढ़ती उम्र के साथ रिया के बाल भी लंबे होने लगे थे, जिसकी वजह से वह आर्यन से अब थोड़ी अलग लगने लगी थी। दोनों बच्चों का अपना मुंह हल्का सा खुला रखकर सोए थे। अनिका ने देखा कि नन्ही सी रिया को एयर कंडीशन से आने वाली हवा लग रही थी। रिया का कंबल ठीक करने के बाद अनिका ने चार्जिंग पर लगाया हुआ अपना फोन देखा। अनिका को अपने आप पर ताज्जुब हो रहा था। अनिका मन ही मन यह सोचने लगी कि काफी घंटों तक नींद पूरी न होने के से बावजूद आज अनिका सुबह सुबह सबसे पहले जाग गई थी। हमेशा लेट जागने वाली अनिका की आज आंखें सुबह 6 बजे ही खुल गई थी। मगर जब अनिका ने अपने फोन में तारीख देखी तो यह हुआ देखकर हैरान हो गई कि अनिका लगातार पिछले 2 दिनों से सोई थी। जब अनिका हैरानी से बिस्तर पर उठकर बैठी तो बिस्तर पर हल्की सी हरकत की वजह से नन्हा सा आर्यन जाग गया। अपनी मम्मी को जगा हुआ देखकर आर्यन ने बड़ी ही धीमी आवाज में अनिका से कहा, मम्मा, आप पिछले 2 दिनों से सो रही थीं। आपकी तबीयत ठीक है ना? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, अनिका को सामने एक पानी का ग्लास और एक छोटी सी प्लेट में कुछ फ्रूट और एक ऑमलेट रखी हुई नजर आई। अनिका ने देखा कि रोहित अपने दोनों हाथों में एक ट्रे पकड़कर अनिका के सामने खड़ा था। रोहित का सर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रोहित ने भी बड़ी ही धीमी आवाज में अनिका से कहा, थोड़ा पानी पी लो और फिर कुछ खा लो। कई घंटों से सोई हो, शरीर को ताकत की जरूरत पड़ेगी। तुमने पिछले 45 घंटों से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। अनिका भी रोहित की बात अच्छी तरह समझ पा रही थी। बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से अनिका को अपने सर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। रोहित के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से अनिका ने थोड़ा सा पानी लिया और फिर ऑमलेट की प्लेट अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे खाने लगी। मगर अनिका अभी भी हैरान थी कि पिछले 2 दिनों से बाहर क्या कुछ हुआ था। मयूर की ट्रीटमेंट चल रही थी। वह मयूर के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहती थी। जब अनिका ने राजलक्ष्मी को कॉल लगाना चाहा तो उसने देखा कि भूमिका के मैसेज पेंडिंग थे। जब भूमिका का चैट बॉक्स अनिका ने ओपन किया तो देखा कि भूमिका ने पिछले 2 दिनों में अनिका को कई मैसेजेज किए थे, जिसमें लिखा था, कैप्टन डिसिल्वा को फांसी की सजा सुना दी गई है। उन्होंने जो भी पैसे गबन किए थे उनमें से ज़्यादातर पैसे रिकवर कर लिए गए थे, मगर जो पैसे खर्च हो चुके थे उनका रिकवर हो पाना अब नामुमकिन था। अनिका ने इन सारे मैसेजेज का रिप्लाई करते हुए भूमिका को ओके लिखा। अनिका का मैसेज डिलीवर होते ही भूमिका का कॉल अनिका के मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। जैसे ही अनिका ने भूमिका का कॉल रिसीव किया, भूमिका ने अनिका से कहा, क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी राज पता चले हैं। वह ऑर्गेनाइजेशन शायद तुम्हारी माँ चलाती थी। तुम्हारी माँ के बारे में भी काफी जानकारियां हासिल हुई हैं। तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ।